कभी आपने ये तसव्वुर किया कि आप 40 साल तक काम करते रहें, अपने बिल्स पे करते रहें, थोड़ी सी सेविंग भी करते रहें और आपको ये लगे कि जब आप 65 साल की उम्र तक पहुंचेंगे, जो कि रिटायरमेंट की एज है, और आपको लगेगा कि शायद मैं रिटायर नहीं हो सकता। कभी सोचा आपने? और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप शायद लेज़ी हैं या आपने इनफ काम नहीं किया जिसकी वजह से आपका जो CPP कंट्रीब्यूशन है वो इनफ था या नहीं था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें इन जनरल उस तरह से पैसे के बारे में समझाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया कि भाई पैसा, ये जो मनी हम यूज़ करते हैं, करेंसी, इसका सही इस्तेमाल क्या है, किस तरह से आपने इसको समझना है कि ये जो पूरा सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम, ये कैसे काम करता है, ताकि हमें पता हो कि इसके इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे कैसे पड़ेगा। तो आज हम इसको फिक्स करेंगे क्योंकि ये जो वीडियो है ये मेरी और आपके दरमियान एक कन्वर्सेशन है जो कि हमारा फ्यूचर फिक्स कर सकती है, चेंज कर सकती है, चाहे आप 19 साल की उम्र में हो या आप 40 साल की उम्र में हो। तो लेट्स गो। देखें, पैसा जो है ना वो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को टच करता है। आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ और आपकी आज़ादी, ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पैसा जो है, जो मनी है, जो करेंसी है, वो एक सेंट्रल पीस है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि स्कूल में, कॉलेज में आपको कभी भी ये नहीं पढ़ाया जाता कि भाई आपने पैसे को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए कैसे यूज़ करना है। आपको पढ़ाई जाएगी साइंस, अलजबरा, हिस्ट्री, आर्ट्स, दुनिया के तमाम सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ा जाएगा कि भाई आपने बजट कैसे बनाना है, आपने पर्सनल लेवल पे सेविंग कैसे करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपने अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये कहीं आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। इसी वजह से जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, जिसकी बेस पे मैंने ये चैनल शुरू किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल स्किल है हम सब के लिए। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. ठीक है, और मैं इसमें आपको एक बहुत सॉलिड फ्रेमवर्क बताने लगा हूँ जो कि मैं बहुत ईजी, आसान अल्फाज के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा। वो फ्रेमवर्क क्या है? वो बेसिकली फ्रेमवर्क है 65-20-15 का रूल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि आपकी जो सैलरी, आपकी जो इनकम आती है, उसमें से 65% जो है आपकी एसेंशियल्स की तरफ जाना चाहिए। एसेंशियल्स क्या है? जो आपकी ज़रूरियात है, जिसके बगैर आप ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, चाहे जैसे कि रेंट है, मॉर्गेजेस हैं, ग्रॉसरीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, बच्चों की फ़ीसेस हैं, जो भी स्कूल की फ़ीस हैं या जो वो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसके बगैर आपकी ज़िंदगी गुजर नहीं सकती। ये आपकी नेसेसिटीज़ हैं, एसेंशियल्स हैं, ठीक है। फिर उसमें से जो बाकी का जब बचेगा, उसमें से 20% आप फ़न की तरफ एलोकेट करते हैं। फ़न से मुराद ट्रैवल है, डाइनिंग आउट है, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है, या भी जो भी आप अपने लिए, अपने आप को फ़न देने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उस पर आप 20% एलोकेट कर दें। और फिर जो बाकी में 15% बचेगा, वो आप एलोकेट करें अपने फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर से मुराद क्या है? आप इन्वेस्टमेंट करें, आप सेविंग्स करें, आप जो भी आपके पास डेट है, एक्सपेंसिव डेट, उसको पे ऑफ करें, ठीक है। ये जो फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ये इसलिए क्योंकि आप जो भी डॉलर अर्न कर रहे हैं, एक एक डॉलर जो है वो एक सही काम में इस्तेमाल हो। ये इस फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके ज़िंदगी में जो है ना, वो है आपका फ्यूचर सेल्फ। यानी कि आप जब वर्किंग एज में हैं तब तो हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता 40-50 की उम्र तक पहुंचेंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यार अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरे पास जो एनर्जी है वो इतनी नहीं है, या रिसोर्सेज इतनी नहीं है कि मैं उस तरह से ज़िंदगी गुजार सकूं जैसे मैंने पिछली लेट्स से 20 साल गुजारी है। तो तब आपको एहसास होगा कि यार मेरे पास कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी सेविंग्स होनी चाहिए जिसकी वजह से मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी ईज़िली गुजार सकूं।
तो इसमें जो 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आप सबसे पहले शुरू करें एक पीस ऑफ माइंड फ़ंड के ज़रिए। पीस ऑफ माइंड फ़ंड से मुराद ये है कि आप एटलीस्ट 1 महीने का खर्चा आपके पास लाजमी होना चाहिए, लाजमी, ताकि आप सुकून की नींद सोच सकें, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो एटलीस्ट आपके पास 1 महीने का तो खर्चा हो। फिर इसके अलावा आप अपना जो हाई इंटरेस्ट डेट है उसको ख़त्म करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल है जिस पे आप 20-25% इंटरेस्ट पे करें तो मेरे भाई उसको जल्द से जल्द छुटकारा पाएँ उससे। एनीथिंग अबव 8% इज़ किलिंग योर वेल्थ, इज़ किलिंग यू फाइनेंशियली, इज़ ड्रेनिंग योर वेल्थ। और आपको अंदाज़ा नहीं होता कि किस कदर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं इतने हाई इंटरेस्ट के ऊपर। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई डेट है जिसका इंटरेस्ट बहुत हाई है तो गेट रिड ऑफ इमीडिएटली। जो मॉर्गेजेस हैं टिपिकली वो कम लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर होती हैं, 4% 5%, और वो लॉन्गर एमोटाइजेशन पे होती हैं, तो वो ऑफ कोर्स आप ना तो पे कर सकते हैं यकमुश्त, और फिर उसको आप इजीली कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि घरों की कीमत जनरली ओवर टाइम, लॉन्गर टाइम बढ़ती हैं। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। यू शुड गेट रिड ऑफ दिस एज सून एज पॉसिबल। फिर इसके अलावा आपके पास इमरजेंसी बफर ज़रूर होना चाहिए, जिसमें कि आपके पास, मैं तो कहता हूँ 6 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए हर वक्त, और वो लिक्विड होना चाहिए कि जब कभी भी आप पे कोई मुश्किल आए, आपकी जॉब छूट जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसा इमरजेंसी खर्चा आ जाए, तो आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का खर्चा हो, ताकि आप सुकून से प्लान कर सकें कि आपने आगे क्या करना है। ठीक है। और फिर जो चौथी चीज़ है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो कैश है बैंक में रखा हुआ वो मुस्तकिल ज़ाया हो रहा है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन, जो रियल इन्फ्लेशन है वो नहीं है जो CPI बताता है हमें, बिल्कुल नहीं। जो रियल इन्फ्लेशन है वो है करेंसी डिबेसमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो करेंसी हर साल प्रिंट करती है, ठीक है, थ्रू देयर ट्रेजरी ऑक्शंस। वो करेंसी डाइल्यूट होती है मार्केट में, और सबके पास जो जो करेंसी होती है वो सब डाइल्यूट हो जाती है। तो ओवर टू सम एस्टिमेशन जो डिबेसमेंट रेट है ना करेंसी का, कैनेडियन डॉलर का खास तौर पे, वो 6% पर एनम है, 6%, 6.3% पर एनम। तो अनलेस आप उसको बीट कर रहे हैं तब तो आप प्रॉफिट में हैं, अदरवाइज यू आर कंटिन्यूसली लूजिंग योर परचेसिंग पावर। ठीक है। अच्छा, अब इन्वेस्टिंग और सेविंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है, सेविंग करना बेहतर है या इन्वेस्टिंग बेहतर है। थोड़ा सा मैथ करते हैं। देखें, अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में कैश रखते हैं तो लेट्स से GIC आप यूज़ करते हैं कनाडा में, तो आपको क्या मिलता है रेट, 2.5 मैक्सिमम 3% दीज डेज। ठीक है। अब अगर इन्फ्लेशन 3% है, जो कि ऑफ कोर्स CPI कह रहा है, जो कि गलत है, जो ट्रू इन्फ्लेशन है वो है डिबेसमेंट रेट, जो कि है 6.3%। तो अगर आप 6.3% इन्फ्लेशन की मद में अपनी परचेजिंग पावर ज़ाया कर रहे हैं, और अगर GIC आपको 3% दे भी रहा है, तो यू स्टिल लूजिंग 3% पर ईयर, राइट। तो सेविंग्स तो आपको कहीं लेकर नहीं जाएगी, आपको बल्कि मज़ीद और नुकसान होगा। तो आपने अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपने लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई डे ट्रेडर बन के बैठ जाएं या आप मीम स्टॉक्स या मीम क्रिप्टो कॉइन्स बाय करना शुरू करते हैं। कुछ लोग उसमें पैसा बनाते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी माइनॉरिटी होती है, अक्सर लोग उसमें पैसा गंवाते हैं। तो ये बात मेरी याद रखें, ये एक प्रूवन फैक्ट है। आप गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, बहुत कम लोग होते हैं जो कि डे ट्रेडिंग के अंदर, मीम कॉइन्स के अंदर, क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर पैसा बनाते हैं। अक्सरियत उसमें पैसा लूज़ करती है। जो सबसे सेफेस्ट और सबसे बोरिंग स्लोएस्ट जो स्ट्रैटेजी है ना, वो ये है कि आप एक मेजर मार्केट ब्रॉड इंडेक्स बाय कर लें, जैसे कि SPY है। SPY जो है S&P 500 को ट्रैक करता है, तो वो एक ETF है, और वो ETF US में 500 बड़ी कंपनीज़ के स्टॉक्स पे मुश्तमिल है। तो अगर आप वो एक ETF बाय कर लेते हैं तो आप बेसिकली 500 बड़ी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर नीचे भी जाएगा तो सारी कंपनीज जाएंगी, लेकिन ओवर टाइम जनरली वो ऊपर ही जाता रहा है, एटलीस्ट जो पिछले 20-30 साल का डाटा हमें बता रहा है। ठीक है। और अगर नीचे जाता भी है तो यू कैन DCA इट। DCA मीन्स डॉलर कॉस्ट एवरेज। तो जब आप एवरी ईयर, एवरी मंथ उसमें कुछ ना कुछ डालते रहते हैं तो वो DCA हो जाता है, इसकी वजह से जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो काफ़ी
मिनिमल हो जाती है. एंड देन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आप कंपाउंडिंग इफेक्ट को देखते हैं होता हुआ, देन यू रियलाइज़ हाउ मच मनी आर यू मेकिंग. ठीक है. इसके अलावा जो टारगेट डेट फंड्स होते हैं वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है. मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी पहले, तो आप उसको भी देख सकते हैं. वो बेसिकली क्या होता है कि आपकी रिटायरमेंट एज के हिसाब से वो फ़ंड आप ख़रीदते हैं, और शुरू के पीरियड में जब आप यंग होते हैं तो उसमें वो जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनकी तरफ एलोकेशन ज़्यादा होती है, और फिर जो फिक्स्ड इनकम एसेट्स हैं उनकी तरफ एलोकेशन कम होती है. लेकिन ओवर टाइम जैसे जैसे आप अपनी यंग एज से निकल के मिड 40s में जाते हैं, 50s में जाते हैं, तो फिर वो जो फ़ंड है ना वो ऑटोमेटिकली अपनी एलोकेशन चेंज कर लेता है. इक्विटीज़ से निकाल के जो उसका रेशियो इक्विटीज़ में कम हो जाता है, और ज़्यादातर वो स्टेबल स्टॉक्स या फिर जो फिक्स्ड इनकम एसेट्स हैं उसमें चले जाता है. तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेता है. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई मैंने इस स्टॉक में डालना है, इस स्टॉक में नहीं डालना. वो फ़ंड ऑटोमेटिकली अपने आप को खुद एडजस्ट करता है. तो बहुत सिंपल सी और बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है. इसके अलावा जो आपके पास टैक्स एडवांटेज स्टॉक्स अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि TFSA है या फिर RESP है या RRSP है, तो उनको आप यूज़ कीजिए और उनको मैक्स आउट कीजिए. जो भी गवर्नमेंट आपको लिमिट दे रही है, आपको चाहिए कि आप उसको मैक्स आउट करें, क्योंकि उसमें जो भी गेन आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी आपको कैपिटल गेन मिलेगा वो टैक्स फ्री है. ठीक है. दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टैक्स एडवांटेजेस इन कैनेडा. यू शुड एंड यू मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दैट. अच्छा, जो आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कि भाई देखें, इन्वेस्टिंग तभी होगी जब आपके पास पैसा होगा. ठीक है. अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोशिश करें अपनी सैलरी को बढ़ाएं. आस्क फॉर अ रेज. अगर आपको कंपनी आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं कर रही है, ट्राई टू चेंज जॉब्स. जब आप जॉब स्विच करते हैं तो मोस्ट लाइकली आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है पिछली जॉब के मुकाबले में. तो ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम. अगर एक जॉब से आपका गुजारा नहीं हो रहा ऑफ कोर्स, तो देन यू शुड स्टार्ट सम साइड हसल्स. बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आप कोचिंग कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप IT साइड पे हैं, और अपनी स्किल को सेल करना सीखिए. आपको कोई भी चीज़ अगर आती है, कोई भी आपके पास हुनर है, कोई भी काम जो आप बहुत अच्छी तरह करते हैं, उसको एज अ प्रोडक्ट, एज अ सर्विस के तौर पर सेल करने की कोशिश कीजिए ऑनलाइन. दीज डेज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी ईजी. अगर आपको कोचिंग चाहिए इस हवाले से तो आप मुझसे कोचिंग भी ले सकते हैं. मैं कोच करता हूँ यंग इंजीनियर्स को. Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा ये बात याद रखें कि एक इनकम स्ट्रीम पे भरोसा ना कीजिए. आज जॉब है, कल नहीं होगी. तो ट्राई टू मैक्सिमाइज जो इनकम स्ट्रीम, भले ही वो थोड़ी सी लो अमाउंट की हो. लेट्स से अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिससे आपको $1000 पर मंथ आ रहा है, या आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिससे आपको $1500 पर मंथ आ रहा है, ठीक, मिसाल दे रहा हूँ. तो इस तरह से अगर आप मल्टीपल चीज़ें शुरू करते हैं ना, तो वो मिल के बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है. तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम है, तो अगर एक जॉब छूटती भी है तो यू आर नॉट ऑन योर ओन. आपके पास कुछ ना कुछ इनकम आ रही है दूसरी सोर्सेज से. तो वो आपको जो है प्रोटेक्शन देती है, और आपको आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा फ्री होता है कि आप फिर मज़ीद चीज़ें भी सोच सकते हैं अपनी लाइफ में कि आपने आगे जाके करना क्या है. अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ घर के बारे में. बाय रियल एस्टेट, क्या ये एक इन्वेस्टमेंट है या फिर ये एक बैड डिसीजन है? देखें, घर को ख़रीदना जनरली इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं होता. घर आपका एक लाइफस्टाइल चॉइस है. आप ख़रीदते हैं क्यों? क्योंकि आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन चाहिए. ये एक लाइफस्टाइल डिसीजन है जो कि लोग लेते हैं. अगर आप इन्वेस्टमेंट की नीयत से घर ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अब तक जो मेरी एनालिसिस है वो ये कहती है कि दैट इज़ नॉट ए बेटर डिसीजन. वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए और दूसरे बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास, और वो बहुत लिक्विड भी हैं और वो बहुत अच्छा रेट भी पे कर रहे हैं आपको.
ठीक है, कनाडा में जो है प्राइमरी रेजिडेंस आपको एक टैक्स शेल्टर प्रोवाइड करती है, वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। दूसरे मुल्कों में ये नहीं होता, यूएस में नहीं होता ये, लेकिन कनाडा ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको प्राइमरी रेजिडेंस जो है वो कैपिटल गेन्स में टैक्स शेल्टर देता है, तो दैट मेक्स सेंस। बट डोंट गो ऑल इन, दैट्स माई पॉइंट। अगर आपके पास प्राइमरी रेजिडेंस है, वेल एंड गुड, डोंट बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसने आपको उस तरह से रिटर्न नहीं देने जिस तरह से आपको स्टॉक्स या फिर दूसरे एसेट्स लाइक बिटकॉइन या गोल्ड दे सकता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ जो बैगेज आता है ना, टेनेंट के इश्यूज़, टॉयलेट के इश्यूज़, वेयर एंड टियर, फिर इसके अलावा आप इंश्योरेंस पे करते हैं, फिर अगर गंदा टेनेंट फंस जाए तो आप उसको भुगतते हैं, 1 साल लग जाता है एविक्शन करते करते। तो जो बैगेज आपके साथ आ रहा है ना, इट्स नॉट सिंपली वर्थ इट। ये मेरा अपना एनालिसिस है, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात। हो सकता है आपको इसमें मज़ा आता हो, आप चाहते हो कि यार मैं रियल एस्टेट में ही करूँ, वेल एंड गुड, प्लीज़ कैरी ऑन। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से अच्छा नहीं है। आई वुड रादर इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स और बिटकॉइन और गोल्ड और कमोडिटीज़, क्योंकि एक तो वो लिक्विड है, दूसरा वो उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, एंड तीसरा ये कि उसमें कोई हेडेक नहीं है यार, कोई हेडेक नहीं है, टेनेंट के इश्यूज़, टॉयलेट के इश्यूज़ और इस तरह के प्रॉब्लम्स। तो ये मेरा आखिरी आपके लिए पैगाम था। पैसा जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है, करेंसी, जो कि हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। तो हमने सुनी है कहानियाँ कि भाई मनी जो है दरख्तों पे नहीं उगती, और अमीर लोग जो हैं ग्रीडी होते हैं, और इन्वेस्टिंग, गैम्बलिंग है, ये सब बकवास चीज़ें हैं। मनी जो है वो एक टूल है जिसकी वजह से, जिसके ज़रिए आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, इन्वेस्टिंग करके, अपने लिए चीज़ें खरीद के, ताकि आपको उससे प्रोटेक्शन मिले, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिले। अगर आप घर खरीदते हैं तो आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलता है, और आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री करते हैं चीज़ों से जब आप अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं। तो अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद मनी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखें कि यू डोंट हैव टू ट्रेड टाइम फॉर मनी फॉर एवर। ठीक है, आज अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपना टाइम ट्रेड कर रहे हैं पैसे के बदले में, लेकिन ये आपने सारी ज़िंदगी नहीं करना। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप सारी ज़िंदगी यही करते रहें, आप कुछ और भी कर सकते हैं। अगर आप यही माइंडसेट से रहेंगे तो ऑफकोर्स आप सारी ज़िंदगी स्टक रहेंगे, लेकिन ट्राई टू इंक्रीज़ योर इनकम स्ट्रीम। जब आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स आ रही हों, देन यू कैन फ्री अप योर माइंड। अगर आपका माइंड सिर्फ मॉर्गेज में फंसा हुआ है, ट्राई टू मिनिमाइज योर मॉर्गेज एंड रिड्यूस योर लाइबिलिटीज़। जब आपके पास लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी कम होंगी, देन यू कैन थिंक अबाउट समथिंग एल्स फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट अब तक स्टार्ट नहीं की तो मेरे पास एक ऑफ़र आपके लिए, वीबुल जो है जिसके साथ मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ, वो मेरे सब्सक्राइबर्स को ऑफ़र कर रहे हैं $50 फ्री क्रेडिट। अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करते हैं और अपना अकाउंट डिपॉजिट करते हैं तो इमीडिएटली आपको $50 क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे उसका डिपॉजिट का वो 2% मैच भी करेंगे आपके साथ। लेट्स से आपने $1000 डिपॉजिट किया तो $1000 का 2% बनता है $20, वो आपको इमीडिएटली मिलेगा प्लस 50% क्रेडिट। तो वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ़र, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको यूज़ करके साइन अप कर सकते हैं, और यू कैन थैंक मी लेटर। और इन्वेस्टिंग आज से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लोग जो हैं ओवरनाइट रिच नहीं होते। ठीक है, रिच होने के लिए आपको कंसिस्टेंट डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग चाहिए होती है, और हर बंदा ये काम कर सकता है, चाहे वो $65,000 पे काम कर रहा हो या फिर $2 लाख पे काम कर रहा हो। ठीक है, मास्टर योर कैश फ्लो, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली, और अपनी इनकम को बढ़ाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी जो लाइफ है ना, उसमें पर्पस होना चाहिए। ठीक है, लिव विद पर्पस। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स में डाल के मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, अपना फीडबैक दीजिए, ताकि आई कैन इम्प्रूव दीज वीडियोज़ ओवर टाइम। ठीक है, अपना ख्याल रखें, और मैं आपसे अपने अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you.
In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news, understand them. Enroll now and take control of your financial future today.